स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोड 102 में भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने भारतीय संविधान का सामान्य से परिचय दिया है। उसमें बताया गया है कि स्वतंत्र होने के बाद हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पेश किया और फिर 26 जनवरी 1950 से यह हमारे पूरे देश में लागू हुआ। और यूं तो आकार की दृष्टि से यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, परंतु इसकी मूल भावना को प्रस्तावना की कुछ चंद लाइनों में स्पष्ट कर दिया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़कर इसकी जो मूल भावना है उसको और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। वर्तमान में इसकी जो प्रस्तावना है वह इस प्रकार से वर्णित की गई है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उसके अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मार्पित करते हैं। यह सब हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। इस प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न्याय पर आधारित है। और इस संविधान की मूल भावना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसमें निहित नीति निर्देशक तत्व और नागरिक के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को समझना आवश्यक है। अतः यहाँ पर संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करने से पहले यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
ठीक है। और इससे स्पष्ट है कि जो भारतीय संविधान के ये नीति निर्देशक तत्व अपने आप में वैधानिक कानून नहीं है, परंतु सरकार कोई भी कानून बनाते समय इन तत्वों को सामने रखते हुए और इनकी मूल भावना के आधार पर ही किसी भी कानून का निर्माण करेगा और किसी भी कानून का निर्माण सरकार को करना होगा। परंतु हमारे देश के जो नीति निर्देशक तत्व है इन सबको ध्यान में रखते हुए ये नीति निर्देशक तत्व निम्न प्रकार से बताए गए हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याय साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। नंबर 2, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और दूसरा है सामुदायिक जो भौतिक संसाधन है उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। नंबर 3 है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिसमें धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो। चौथा, पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। नंबर 5, पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। फिर है नंबर 6, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। फिर इसके बाद नंबर 7, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए और उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था करेगा। फिर है नंबर 2, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य
गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकार प्रदान उन्हें करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। फिर है नंबर 3, कुछ दशाओं में काम शिक्षा। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अनहय अभाव की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध भी करेगा। यह कार्य भी राज्य का ही होगा। फिर है नंबर 4, काम की न्याय संगत। न्याय संगत और मानवोचित। मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं से सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए भी उपबंध करेगा। यह कार्य भी राज्य की ही एक दशाओं में शामिल होगा। और छठा नंबर है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने के प्रयास भी करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर बढ़ाने का भी प्रयास करेगा।
और इसके अतिरिक्त वह उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए भी प्रयास करेगा। यह सभी कार्य राज्य को करने होंगे। अब है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के जो नागरिक हैं उनके लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का भी प्रयास करेगा। नंबर 7 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध भी राज्य को ही करना होगा। फिर नंबर 8 पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की भी अभिवृद्धि, जैसे राज्य जनता के कमजोर वर्ग हैं, विशिष्टतया जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो शिक्षा है और उसकी जो अर्थ हितों के संबंधी है, इन सब की जो हितों की रक्षा है वह और विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से भी उनकी संरक्षा करेगा। यह उत्तरदायित्व राज्य का होगा। फिर है नंबर 9 पर पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसमें बोला गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के लिए उनके कार्यों को सुधार करने और उन्हें प्राथमिक जो उनके कर्तव्य हैं उनमें भी मानेगा और राज्य विशिष्टतया जो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोग से भी भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यह कार्य भी राज्य का ही उत्तरदायित्व होगा। फिर है कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण और उसके बाद है कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए भी राज्य को ही कदम उठाना पड़ेगा। फिर है नंबर 13 पर और अंतिम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का भी उत्तरदायित्व राज्य का होगा और राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। फिर संगठित लोगों के एक दूसरे व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर भाव बढ़ाने का कार्य भी उत्तरदायित्व भी राज्य का होगा। और लास्ट में है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास भी उसी को ही करना पड़ेगा। यह सब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किए गए हैं और इन्हीं के द्वारा अगर कोई भी कानून हमारे देश में बनता है तो इन सब को ध्यान में रखते ही हर प्रत्येक कानून का निर्माण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिकों के मूल अधिकारों